ने पाकिस्तान के सामने एक और कड़ी शर्त रख दी। पाकिस्तान अगर IMF से बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को ये दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस बजट जो है उसमें 15% कमी करनी होगी और दूसरा, पाकिस्तान को अपना लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल कैंसिल करना होगा, क्योंकि IMF के मुताबिक इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि पाकिस्तान के अवाम का क्या कहना है, क्या इस बार पाकिस्तान IMF की इन शराइत को मानेगा या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तान की अवाम से। फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, हम चाहे घास खाएं। अवाम तो ऑलरेडी घास खा रही है। ऐसी न्यूक्लियर पावर जो रोटी नहीं दे सकती, ऐसी न्यूक्लियर पावर जो बिजली नहीं दे सकती, अवाम का उससे क्या ताल्लुक है। अब यही न्यूक्लियर पावर हमारा 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी में शहीद हुआ है, तब किधर थे। अब जब हमने कर्ज ले लिया है तो हमें उनकी शराइत लेकिन पूरी करनी पड़ेंगी। इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस सेक्टर पर लगाता है। इंडिया पर इस तरह की रोक टोक क्यों नहीं लगाई जाती? आपका नाम? मोहम्मद अल रिजवान। आपको पता है IMF ने पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज अप्रूव करने के लिए एक बड़ी शर्त रख दी है। बेसिकली दो शराइत हैं। उन्होंने कहा है कि एक तो आपको अपने डिफेंस सेक्टर में, डिफेंस के बजट में 15% कमी करनी होगी और दूसरा, पाकिस्तान को अपना लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे IMF की इन शराइत पर? शराइत तो देखिए अक्सर इस तरह की होती हैं कि नाकाबिले मंजूर होती हैं, ठीक है। अब जब हमने कर्ज ले लिया है तो हमें उनकी शराइत लेकिन पूरी करनी पड़ेंगी। इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है डिफेंस सेक्टर पर लगाता है। इंडिया पर इस तरह की रोक टोक क्यों नहीं लगाई जाती? इंडिया पर इस तरह की रोक टोक इसलिए नहीं लगाई जाती क्योंकि इंडिया ने कर्ज नहीं लिया हुआ किसी से। हम जो हैं कर्जई हैं। जब एक गुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही गुलाम तो उन पर आप फिर कंडीशन ज़्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू इंडिया हम तो बड़ी मतलब अजीब सी कंडीशन में है ना, तो उसकी वजह से हम पर कंडीशंस लगाई जा रही हैं जिसकी वजह से हम अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे। क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट इन शराइत को मानेगी या नहीं? कौन सी शराइत? यही जो IMF ने लगाई हैं। जब पहले वाली शराइत मान रही है तो लाजमी बात है ये भी मानेंगी, लेकिन उसके लिए मैंने आपको बताया ना, कंक्लूजन उसका यही है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पर हमें लोन ले लेना चाहिए अपने पड़ोसी ममालिक से। क्या हमें अपने न्यूक्लियर मिसाइल को सेक्रीफाइस कर देना चाहिए एज अ पाकिस्तानी? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो मैंने आपको रिजल्ट बताया कि भाई शॉर्ट टर्म बेसिस पर उनकी कंडीशन को पूरा कर दें। आप इसकी तरफ जाएं ना, ये ऑप्शन है ही नहीं भाई। अगर ऐसा हो जाता है तो इसके इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स? अगर न्यूक्लियर मिसाइल हमने उनके पास रखवा दिया, बिल्कुल लाजमी बात है फिर जो हमारे पास रही सही, जो हमारे पास पावर है वो भी नहीं बचनी हमारे पास। तो ऑब्वियसली यही है कि भाई उन्हें तो मतलब इस कंडीशन पर जाने ही चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, इस ऑप्शन को अवेल करना ही नहीं चाहिए। सेकंड ऑप्शन ढूंढें और सेकंड ऑप्शन यही है कि आप लोन लें। आपको पता है IMF ने मजीद ये कहा है कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री ऐसी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती। मतलब हमारे लिए बहुत इंसल्ट की बात है कि उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर मिसाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे। न्यूक्लियर मिसाइल अफोर्ड नहीं कर पा रहे? किस बेसिस पर कहा है उन्होंने? उन्होंने कहा कि हमारे न्यूक्लियर मिसाइल पर, हमारी आर्मी पर, हमारे डिफेंस सेक्टर पर हम बहुत सारा पैसा लगाते हैं और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो हमारे हालात हैं इस वक्त मुल्क के। बेसिकली उन्होंने कहा सही है। उन्होंने इसलिए सही कहा है क्योंकि हम लोग जो हैं वो डिफेंस पर अपना बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ बजट जो है वो हमारा डिफेंस पर ही लग जाता है। एजुकेशन सेक्टर में हमारा है नहीं, ठीक है। टूरिज्म पर हम मतलब एलोकेशन नहीं करते बजट की, सही हो गया, जिसकी वजह से हम ये है कि हमारी जो मतलब तरक्की की जो राह है उस पर मतलब वो इफेक्ट पड़ रहा है, उस पर हर्डल्स आ रहे हैं। तो वो हर्डल्स इसीलिए ख़त्म हो सकेंगे जब हम मतलब सिर्फ डिफेंस से आगे सोचेंगे। अब इंडिया को देख लें, इंडिया की तरक्की का राज क्या है? यही है ना कि उन्होंने अपनी मेड इन इंडिया पर फोकस किया, एक्सपोर्ट बढ़ाई है, इंपोर्ट को कम किया है। आज बाकी कंट्रीज इंडिया में जाके भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाकर बैठी हुई हैं और क्योंकि वहाँ उनकी मोनोपलीज नहीं है, यहाँ पे मोनोपलीज हैं। आपका नाम? सिप्ते हसन। आपको पता है कि IMF ने पाकिस्तान के सामने एक और शर्त रख दी है। IMF का कहना है कि अगर पाकिस्तान बेल आउट पैकेज अप्रूव करवाना चाहता है तो पाकिस्तान को दो काम करने होंगे। पहला, अपना डिफेंस जो बजट है उसमें 15% कमी करनी होगी और दूसरा, पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो कैंसिल करना होगा। क्या कहेंगे आप? IMF ने ये शराइत रखी हैं, कैसी शराइत हैं? देखिए, मेरे ख्याल से बिल्कुल वैलिड शराइत हैं। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे आज भी जो है ना लोग रोटी को तरस रहे हो। ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है कि यहाँ पे नौजवान जो है तालीम लेके बेरोजगार फिर रहा हो। तो इन सारे मामलों में IMF की शर्त मुझे बिल्कुल वैलिड लगती है। और हमारा दफाई बजट आप देख लें, को 1200 अरब या 1300 अरब 1400 अरब ये सालाना ले जाते हैं, उसकी इफेक्टिविटी क्या है? इंटरनेशनली जो है हमें
यूरोपियन यूनियन नज़र आती है, हमें अफ्रीकन यूनियन नज़र आती है। हम अभी भी उसी प्रोपोगंडा में घुसे हुए हैं कि जी इंडिया गलत है, फलानी रियासत गलत है या कोई भी रियासत गलत है। तो मेरा ख्याल है कि जंग के एलिमेंट को छोड़ के हमें अमन को बढ़ाना चाहिए, हमें फेडरेशन को मजबूत करना चाहिए और अपना दफाई बजट कम करना चाहिए। तो जो बार बार टैक्स जो है जो आम पब्लिक पे लगाया जाता है, जो मिडिल क्लास पे लगाया जा रहा है, जो वर्किंग क्लास पे लगाया जा रहा है, उसको बोझ उनसे कम करके सरमायादारों पे बोझ लगाया जाए, इंडस्ट्रीज पे बोझ लगाया जाए, सरकारी खर्चे जो हैं वो कम किए जाएं और उसके साथ साथ जो दफाई बजट है जो 1400 अरब हमारी फौज खा रही है उसमें कमी होनी चाहिए। सर, इंडिया भी अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाता है, लेकिन कभी इंडिया के ऊपर इस तरह का एलिगेशन तो नहीं लगा, इंडिया पर रोक टोक नहीं की गई। अब आप देखें कि इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर पर कितना ज़्यादा बजट लगाता है कि आए दिन कोई ना कोई वो चीज़ लॉन्च कर देता है, कोई ना कोई नया एक्सपेरिमेंट वो करता है। तो उन पर इस तरह का कोई एलिगेशन या कोई रोक टोक क्यों नहीं है? देखिए, इंडिया का जो जीडीपी है वो हमसे बहुत ज़्यादा है। इंडिया का जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमसे ज़्यादा वो दुनिया के माने जाने इंडस्ट्रियलिस्टों में गिना जाता है। उसके बाद जो वहाँ पे एक 40 करोड़ की मिडिल क्लास आबादी है उसको हुकूमत सपोर्ट कर रही है, उनको नेशनल दायरे में ला रही है। हम इन बातों पे बहुत पीछे हैं, हम किसी भी चीज़ में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं वो सिर्फ है प्रोपोगंडा, कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा, फलानी क्लाशनकोव चला देगा। यार, आज ये कल्चर नहीं है। आज हमें अपने दफाई बजट कम करके हमें तालीम पे इन्वेस्ट करना होगा, हमें रोज़गार देना होगा, हमें नए टूल सीखने होंगे, तब जो है वो कौमें तरक्की करती हैं। खाली क्लाशनकोव लेके मिसाइल जो है वो ये पुरानी किस्से कहानियाँ होगी, हमें इससे निकलना पड़ेगा। IMF ने मजीद ये भी कहा कि इन दोनों चीज़ों पर बहुत सारा पैसा लगता है और पाकिस्तान जैसी कंट्री इन चीज़ों का अफोर्ड नहीं कर सकती। तो क्या लगता है हमारी गवर्नमेंट IMF की इन शराइत को मानेंगी या नहीं? क्योंकि ऑलरेडी हमने IMF की बहुत सारी शराइत मानी और पाकिस्तान के अवाम को अजाब में हम डाल चुके हुए हैं। देखिए, हमारी गवर्नमेंट में जो सरमायादाराना तबका है, जो जागीरदार तबका है, वो अपने आप को हमेशा से टैक्स से बचाता आया है। खान साहब के साथ भी देख लें, वो गंदम माफिया भी था, चीनी माफिया भी था, कोई सदेबाब नहीं हुआ, कोई हल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि IMF की तरफ से जो शर्त है ये टेक्निकली ठीक है, इससे शायद जो वर्किंग क्लास है, मिडिल क्लास है, वो थोड़ी सी उसको रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन अगर आप उधर से उनको टैक्स भी छूट कर देते हैं और फिर आप बर्डन अगर वर्किंग क्लास पे डाल देते हैं तो ये फिर एक अवाम के साथ जो है ना वो ज्यादती वाली बात हो जाएगी। तो मैं तो इसको बतौर एक अवाम इसको सपोर्ट करूंगा और हुकूमत को भी चाहिए कि अपना वो बैलेंस जो है टैक्सेशन का उसको सरमायादारों की तरफ ज़्यादा रखे, निस्बतन इसके कि आप सारा बोझ जो है मिडिल क्लास में वर्किंग क्लास पे डाल दें। खैर, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसकी एक स्टेटमेंट सामने है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। हम चाहे घास खाएं, चाहे हम मर जाएं, लेकिन हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स पर आंच नहीं आने देंगे, उसे हम संभाल के रखेंगे और उसे किसी के हाथों में नहीं देंगे। अवाम तो ऑलरेडी घास खा रही है, अवाम के पास बचा क्या है? पेट्रोल किधर चला गया है, जॉब्स नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो अवाम तो घास खा ही रही है। तो मुद्दा ये है कि दुनिया की जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स बाकी हैं उन्होंने अपनी कौमों को डेवलप किया है, उन्होंने उससे, हम तो न्यूक्लियर होने के बावजूद हमारे यहाँ पे बिजली का मसला है, तो ऐसी न्यूक्लियर पावर का क्या करना है? मतलब हम क्या उसे, वही न्यूक्लियर पावर है ना जिसको हम लोग कुछ दिन पहले सऊदीया को बेचने की भी बातें कर रहे थे। देखिए, हम सर्विसेज तो दे रहे हैं, हमारी तो जो सिक्योरिटी है वो तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी बनी हुई है, सऊदी अरब ले ले पैसे दे दे, कतर ले ले, हमने फीफा वर्ल्ड कप में भी जाकर उनको सर्विसेज दी हैं, तो हम तो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी का भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। अब वो जो सरमाया जो आ रहा है वो गवर्नमेंट के पास तो नहीं आ रहा, वो सीधा सीधा हमारा आर्मी के पास जा रहा है। तो आर्मी जो है इस वक्त न्यूक्लियर की चीज़ें भी देख रही है, प्रॉपर्टी की चीज़ें भी देख रही है, सोसाइटीज़ भी बना रही है, सब कुछ चल रहा है। अवाम जो है उसका ख्याल किसको है? और ये हुकूमत को इस पर सोचना चाहिए कि अगर वो आके दूसरी चीज़ों पे अपने खर्चे कम नहीं कर रहे, अवाम पे बोझ डाल रहे हैं, तो इवेंचुअली वो जो तबका है जो हमारे यहाँ पे बस रहे इक़्तिदार है उनको अपने खर्चे कम करने चाहिए। और ऐसी न्यूक्लियर पावर जो रोटी नहीं दे सकती, ऐसी न्यूक्लियर पावर जो बिजली नहीं दे सकती, अवाम का उससे क्या ताल्लुक है? तो मेरा ख्याल है कि उसको बिल्कुल ठीक पॉलिसी है, हुकूमत को इसको इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए। ये न्यूक्लियर पावर, मेरा ख्याल है ये न्यूक्लियर मिसाइल जो है हमने इसलिए संभाल के रखे हो कि कहीं इंडिया हम पर हमला ना कर दे। हमें इंडिया का बहुत ज़्यादा खतरा है, इसलिए हम अपना बहुत ज़्यादा बजट का हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर भी लगाते हैं। वो प्रोपोगंडा की वजह से लगाते हैं ताकि बजट ज़्यादा ले सकें। अब यही न्यूक्लियर पावर हमारा 1 लाख पाकिस्तानी दहशतगर्दी में शहीद हुआ है, तब किधर थे? APS के जो बच्चे शहीद हुए हैं तब ये पावर किधर थी? हमारी कोई भी, मतलब ये ऐसे सेंसिटिव इशूज़ पे बात बन जाती है कि इंसान कहता है कि इस पर क्या बात करनी है, लेकिन हमारी कोई भी ऐसी बेस नहीं है जहाँ पे हमला ना हुआ हो। तो हम सिक्योरिटी जो है हमारी वो तो अभी भी स्टेक पे है। यहाँ तो उसका एक कोई अच्छा हमने रद्द-ए-अमल देखा हो, तारीखी को उस पर देखा हो कि यार हमने उसका, हम दहशतगर्दी से बचे हों, ताबसंदी से बचे हों, तो कोई उसका अगर आफ्टर इफेक्ट ही नहीं है, उसका रिजल्ट ही कोई नहीं है, तो क्या करना है इसका? घास फूस तो हम खा रहे हैं, तो अगर उससे बच के थोड़ा सा घास फूस के ऊपर कोई टॉपिंग एक्स्ट्रा हो जाए, कोई थोड़ा मीठी हो जाए, तो वो कर लेना चाहिए।